और 2 को जख्मी करके आया है। सुल्तान शाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शायद यही हुआ था। सुल्तान शाह की आवाज खिफत आलूद थी। अव्वल खान के केस के 7 मुलजिम पुलिस के हवाले किए गए हैं। इनमें से 2 बारसूख आदमी चंद घंटों में जमानत पर छोड़ दिए गए। अव्वल खान को अपनी मेहनत बर्बाद होने का बहुत कलक था। मैंने दोनों को उधेड़ डाला। इस वक्त तुमने एहतियात नहीं की तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ये हरकतें अच्छी नहीं है। तुमने इनसे कोई जोर आजमाई तो नहीं की थी? मैंने पूछा। कसम ले लो जो इन्हें हाथ भी लगाया हो। दोनों के एक एक घुटने पर फायर करके जिंदगी भर के लिए माजूर किया है। अब दुनिया का कोई ऑपरेशन इनके घुटनों की जोड़ों को असल हालत में नहीं ला सकेगा। मैं मजबूर होकर निकला था। अब वादा करता हूं कि आराम करूंगा। आप कभी कभी फोन करते रहें तो ये सीधा रहेगा। आपकी खामोशी से शेयर कर देती है। फिक्र न करो, अब ये शराफत से रहेगा। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश में लगा हुआ हूं। अब बहुत लंबी गैर हाजिरी होगी, आपको आ जाना चाहिए। स्पीकर फोन पर वो बेचारी उससे ज्यादा कुछ कहने से माजूर थी। मैं इसे दिलासा देता रहा। वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी तन्हाई और बेबसी का शिकवा करती रही। 6-7 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। यह सुल्तान शाह तो बिल्कुल जंगली है। 2 मुलजिम रिहा हो गए थे तो कौन सी कयामत आ गई थी? पाकिस्तान में असर और सूख रखने वालों को ऐसी राहतें मिलती ही रहती हैं। इसे इनके पीछे जाने की क्या जरूरत थी? वीरा ने अपने दिल का गुबार निकालते हुए तलखी से कहा, असल बात पर तुमने गौर नहीं किया। उसे अव्वल खान के मलाल से दुख पहुंचा था। जाहिर है कि उसने बहुत मेहनत के बाद इन दोनों पर हाथ डाला होगा। पुलिस की तहवील में जाते ही वो चंद घंटों में जमानत पर छूट गए। मेहनत यूं जाया हो तो कलक होता ही है। वो अपनी किस्म का अकलौता अजूबा है। सेहतमंद था तो अगवा हो गया, लबे गौर था तो जहाज अगवा कर लिया। अब बिस्तरे अलालत से उठकर 2 आदमियों को माजूर कर रहा है। यकीन इसकी खोपड़ी की कोई रग अपनी जगह से खिसकी हुई है। कहीं भी इसका रवैया नॉर्मल आदमी जैसा नहीं होता। सच बताना, क्या तुम वाकई सिर्फ तरस खाकर इसका जिक्र करती रहती हो? वो जैसी ऊट पटांग हरकतें या बातें करता है ना, इनका जवाब यही हो सकता था। वो मुंह बना के बोली, इतनी मुद्दत तक आदमी किसी जानवर को भी अपने घर में बांधे तो उससे उन्स हो जाता है। मैं जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। वो दोनों ही पक्के मुनाफिक थे। कभी भी अपने हकीकी जज्बात की हवा नहीं लगने देते थे, या शायद इनके इजहार को कसरे शान समझते थे। पिछली रात की कम ख्वाबी की कसर पूरी करने के लिए मैंने बिस्तर पर दराज होकर आंखें मूंद ली और गजाला का सहर अंगेज सरापा मेरी चश्मे तसव्वुर के सामने आ खड़ा हुआ। उसके शुगुफ्ता और हसीन होंठों पर एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे शिकवा कर रही हो कि मैंने उससे स्पीकर फोन पर क्यों बात की थी। मेरे ऊपर उसका इससे कहीं ज्यादा हक था। उसने लब खोले ना मैंने उसके खामोश शिकवे का जवाब तनाजुरी समझा और यूं तसव्वुर ही तसव्वुर में मेरी आंख लगी। मैं टेलीफोन की घंटियों पर हड़बड़ा कर बेदार हुआ तो वीरा भी अपनी आंखें मसल रही थी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रिसीवर उठाने पर दूसरी तरफ से ब्लैक डैड की तरोताज़ा आवाज आई, इस ऑपरेशन में हम तीनों के साथ 10 आदमी एम्बुलेंस में अंदर घुसेंगे। 11वां आदमी खाली वैन तैयार रखेगा। इसके पीछे एक गाड़ी में 5 आदमियों की कुमक होगी जो जरूरत पड़ने पर अंदर आएंगे, वरना बाहर ही रुके रहेंगे। आपस में राब्ते का क्या बंदोबस्त रहेगा? मैंने बिस्तर छोड़कर पूछा। हर शख्स के पास ट्रांसमीटर होगा। हर शख्स का मुकर्रा कोड नंबर होगा। मेरा 1, तुम्हारा 2 और रोजी का 3 मुकर्रा किया है। 7 नंबर इस वक्त जॉर्ज के घर की निगरानी कर रहा है। इस रास्ते में घेरने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे जहन में तस्वीर बनने लगी थी। 7 नंबर की इतला पर हम तीनों उसे रोकेंगे। मैं बेहोश करने वाली गैस का स्प्रे कैन और दूसरे लवाजम लेकर थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। तुम अपनी तैयारी कर दो। कपड़े सफेद पहनना ताकि पहली नजर में ये मालूम हो कि हम लोग एम्बुलेंस के नर्सिंग स्टाफ में से हैं। बस तुम आ जाओ, हम तैयार रहेंगे। ये कहकर मैं फोन बंद करता हुआ गुस्ल खाने में घुस गया। मैं तैयारी के आखिरी मराहिल में था कि वीरा बाथरूम से तैयार होकर आ गई। सफेद ब्लाउज और स्कर्ट में वो कोई नर्स ही नजर आ रही थी। हथियारों की फराहमी की जिम्मेदारी ब्लैक डैड की थी, लेकिन हमें अपने हथियारों को भी इस्तेमाल करना था। वीरा बीमगन से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं थी। मैंने चैम्बर लोड करके रिवाल्वर भी उसे दे दिया। भरा हुआ पिस्तौल मेरे काम आ सकता था। 5:30 बजे ब्लैक डैड आ पहुंचा। सर से पैर तक सफेद लिबास में बहुत शानदार लग रहा था। उसे देखते ही मैंने वीरा से कहा कि हम तीनों यहां से सफेद कपड़ों ही में एक साथ निकले तो हर एक की नजरों में आ जाएंगे। फिलहाल कोई रंगीन कोट डाल लो, इसे गाड़ी में छोड़ देंगे। यह बात पहले बता दी होती तो मैं भी कोई ऐसा कोट पहन लेता। ब्लैक डैड ने आईने के सामने अपनी तैयारी का जायजा लेते हुए कहा, कपड़ों की बेदाग सफेद रंगत वाकई नजरों में चुभ रही है। यह तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। कदम कदम पर हर बात तो मैं तुम्हें बताता रहूंगा, यह जरूरी नहीं। मैं हमेशा से लड़ भिड़ कर अपनी राह बनाने का आदी रहा हूं। जोड़ तोड़ वाली ऐसी साजिशों से कभी पाला नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं तुमसे ये सब कुछ सीख रहा हूं। अपनी पुख्तगी की वजह से तुम कोई पेशावर मंसूबा साज मालूम होते हो। कोई बात तुम्हारी उकाबी नजरों से नहीं बचती। इसी वक्त माइक मुंह लटका दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मेरे लिए क्या हुक्म है बास? तुम आराम करो, ये मेरी गलती है।
टीम बनाते हुए सिर्फ वो लोग लिए जो सामने मौजूद थे। तुम्हारा ध्यान नहीं आया। अब किसी तब्दीली का वक्त नहीं है। इजाजत हो तो तुम्हारी गैर हाजिरी में घर और किचन की सफाई कर लूं? माइक ने उदास लहजे में मुझसे पूछा। जरूर। उसकी मायूसी को देखते हुए मैंने दिल पर जबर करके CSD के तहफ्फुज को फरामोश कर दिया। चाहे उसे देखकर भी उसकी असलियत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। ज्यादा से ज्यादा वो ब्लैक डैड को लाइन पर किसी मशकूक डिबिया की मौजूदगी की इतला देता तो मैं कोई भी उल्टी सीधी कहानी सुनाकर उसे मुतमईन कर सकता था। इस साले से महरूमी का इम्कान न होने के बराबर रह गया था। ठीक 6 बजे हम घर से निकल गए। इस वक्त ब्लैक डैड की गाड़ी में खिलाफ मामूल सिर्फ ड्राइवर था। तीनों के सवार होते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में ब्लैक डैड ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के मकामात के बारे में बताना शुरू किया तो मैं कतई लाताल्लुक बना रहा। मैं न्यूयॉर्क के पुरपेच रहायशी इलाकों से नावाकिफ था। वो रमूज वीरा ही के पल्ले पड़ सकते थे। नक्शा देखकर मैं यह अंदाजा जरूर लगा चुका था कि हम न्यूयॉर्क के एक सिरे पर रह रहे थे, जॉर्ज शेल्स दूसरे सिरे पर था, जबकि बेंजामिन फोर्ड का मकान दरमियान में वाक़ था। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, एक वक्त में 4 डेविड स्टार से मुकाबला करने के तसव्वुर से मेरे खून की गर्दिश तेज होती जा रही थी। अपने असाब को एतदाल पर रखने के लिए मैंने सिगरेट सुलगा ली। शहर के बाज़ हिस्सों में ट्रैफिक खासा भारी था, मगर मजमूई तौर पर सूरत हाल मैनहट्टन से बहुत बेहतर थी, जहाँ बेशुमार सियाहों के इर्तिकाज की वजह से हर वक्त ट्रैफिक की कसरत रहती थी। ब्लैक डैड ने 2 मरतबा अपने 7 नंबर से जॉर्ज के बारे में दरियाफ्त किया। इस वक्त तक वो अपने घर ही में था। 7:15 बजे से जरा पहले हम एक ऐसी सड़क पर जा निकले जहां दोनों तरफ मैदान फैले हुए थे और सड़क के किनारों पर घने दरख्तों का साया था। ड्राइवर न जाने किन समतों से वहां तक पहुंचा था कि उसने रुख घुमाए बगैर गाड़ी को सड़क से उतारकर दरख्तों के दरमियान खड़ा कर दिया और अपनी सीट से उतर आया। ब्लैक डैड ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वीरा उसके बराबर में चली गई। ड्राइवर मेरे साथ आ बैठा। ये तब्दीलियां तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक थीं। वीरा मुसर थी कि जॉर्ज की अगवा में पहल वो करेगी, इसलिए अगली नशिस्त मजबूरन उसे देनी पड़ी, वरना वहां मुझे बैठना था। मरीज और एम्बुलेंस वाला मरहला दूर था, इसलिए हमने अपने कोट बदस्तूर पहने हुए थे। गाड़ी का रुख तिरछा होने की वजह से दोनों तरफ से आने वाला ट्रैफिक हमें साफ नजर आ रहा था। ठीक 7 बजे हर ट्रांसमीटर पर आवाज आने लगी। नंबर 7 रिपोर्टिंग टू नंबर 1। कुतिया का बच्चा अपनी मां के साथ काली क्रेसलर में घर से निकल रहा है। 3-4 मिनट में वो टारगेट एरिया में पहुंचाएगा। रिपोर्ट का इब्तदाई हिस्सा सुनकर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। जॉर्ज के लिए अंग्रेजी में कहे कि वो अल्फाज जरा भी नामौजू नहीं मालूम होते थे। गुफ्तगू में गालियों का फराख तिलाना इस्तेमाल निचले दर्जे के अमरीकियों का वतीरा था। ऐसी एक गाली सन ऑफ ए बिच भी थी। ब्लैक डैड ने सिर्फ ओके कहने पर इक्तिफा किया। इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। वक्फे वक्फे से आने जाने वाले गाड़ियां गुजर रही थीं। जो ही ब्लैक डैड को क्रेसलर की पहली झलक नजर आई, उसने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और नहायत सुस्त रफ्तारी से इसे सड़क के किनारे किनारे चलाने लगा। नंबर 1, हम किसी भी वक्त तुम्हारे करीब से गुजरने वाले हैं। पैगाम आया। ब्लैक डैड की निगाहें अकबनुमा आईने पर जम गईं। इसकी गाड़ी बदस्तूर रेंगती रही। जो ही स्याह क्रेसलर बराबर से गुजरी, उसने हार्न बजाकर अपनी रफ्तार यकलख बढ़ा दी। लम्हा भर में वो क्रेसलर के बराबर में जा पहुंचा। उसके ड्राइविंग सीट पर मौजूद मुअम्मिर बारेश और नीमगंज शख्स ने हरासान नजरों से इस गाड़ी की तरफ देखा जो आगे निकलने के बजाय उसकी कार के साथ तोड़ रही थी। वीरा ने खिड़की से सर बाहर निकालकर दुरुस्त आवाज में कहा, पुलिस, गाड़ी रोको। ब्लैक डैड ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और बतदरीज उसे सड़क से दाहिनी तरफ उतार कर रोक लिया। क्रेसलर उसके पीछे रुक गई। वीरा रूमाल में लिपटा हुआ स्प्रे कैन हाथ में दबाकर नीचे उतरी और क्रेसलर की तरफ बढ़ी। चंद सेकंड का वक्फा देकर मैं भी उतर गया। कुत्ते का लाइसेंस दिखाएं सर। वीरा की आवाज मेरे कानों से टकराई। हल्की सी स्प्रे की आवाज आई और मैंने विंडशील्ड के पीछे बुढ़े जॉर्ज को अपनी निशिस्त में ढल कर बेजान होते देखा। जॉर्ज शेल्स की डार्लिंग के लिए वो सूरत-ए-हाल तशवीशनाक थी। वो घुराकर अपने मालिक पर से होती हुई खिड़की पर लपकी, जिसके बाहर वीरा मौजूद थी। वो राती और झपटती हुई एक जसीम जर्मन शेफर्ड कुतिया के मुकाबले में अपनी जगह पर छमे रहना दिल गुर्दे का काम था। वीरा ने जमीन छोड़े बगैर इंतजार किया। जो ही कुतिया का चेहरा खिड़की के करीब पहुंचा, वीरा ने उस पर तेज स्प्रे की धार मारी। कुतिया की उराट किसी चूहिया की आवाज में मादूम हो गई और वो अपने मालिक की गोद में गिर गई। ब्लैक डैड का ड्राइवर मुझसे पहले वीरा तक पहुंचा था। वीरा कैन उसे थमाकर लौट आई। उसे ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कुतिया की नाक पर मजीद स्प्रे किया, फिर उसे बेरहमी से घसीटकर अकबी पायदान में डाल दिया। वो चंद सानियों तक सड़क साफ होने का इंतजार करता रहा, फिर फुर्ती के साथ 4 में से एक डेविड स्टार को अपने कंधे पर लाद कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं तेजी से घूमकर बाएं तरफ के अकबी दरवाजे से गाड़ी में घुसा। ड्राइवर ने अपनी तरफ से जॉर्ज शेल्स को अंदर फेंका और खुद भी नशिस्त पर बैठ गया। ब्लैक डैड ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। झटके से दाहिना दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। गाड़ी हरकत में आते ही हम दोनों ने जॉर्ज को अपने दरमियान सहार कर यूं सीधा बिठा दिया जैसे वो दौरान सफर ऊँग रहा हो।
शानदार, ब्लैक डैड ने भराई हुई पुरजोश आवाज में कहा। हमने अपने मंसूबे के पहले हिस्से में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब बाकी मरहले भी इसी तरह कामयाबी से तय होते जाएंगे। इसकी कुतिया बहुत खूनखार और कद्दावर थी। वीरा गहरी सांस लेकर बोली। जब वो घुराती हुई मेरी तरफ लपकी तो बेख्तियार मेरा दिल चाह के सब कुछ वहीं फेंक कर एक तरफ तोड़ लगा दूं। पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पैर जमीन पर जम कर रह गए और मैं हिल भी ना सकी। इसके करीब आते ही मशीनी अंदाज में मेरा हाथ चला और वो कुतिया भी बेसुध होकर गिर गई। मैंने चाहा कि वीरा को बताऊं कि उसकी इन गैर इरादी बल्कि इस्तरारी हरकत को मैं उसकी हौसला मंदी समझ कर दिल ही दिल में दाद दे रहा था, लेकिन गाड़ी में ड्राइवर की मौजूदगी के बायस मैंने काम की संजीदा फिजा में कोई शोशा छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया। सड़क का वो वीरान हिस्सा गाड़ी ने पलक झपकते में तय कर लिया। आबादियों के दरमियान से गुजरते हुए हम बेखौफ खतर अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। फिजा में धुंधल का गहरा होने से पहले ब्लैक डैड ने एक कई मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ऊंचे शटर्स के सामने गाड़ी रोकी। किसी नादीदा निगरान ने ब्लैक डैड की गाड़ी पहचान कर वो मशीनी शटर बेआवाज और खुदकार तरीके से ऊपर उठा दिए। मुनासिब खला पैदा होती ब्लैक डैड गाड़ी को अंदर ले गया और शटर्स दोबारा नीचे आ गए। वो तकरीबन 15 फुट ऊंचा और तकरीबन 100 फुट गहरा वसी हाल था, जिसमें रास्ते के दोनों तरफ जा बजा मुख्तलिफ अकसाम के सामान के अंबार लगे हुए थे। इनमें कागजी रीलें, छोटे बड़े ड्रम, तख्तों पर कसे हुए पैकेट और चोबी क्रेट तक शामिल थे। इस साल की बंद फिजा में गाड़ियों के धुएं और जले हुए तेल की नागवार बू फैली हुई थी। वो गालबन कोई गोदाम था जिसे ब्लैक डैड अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दोनों तरफ जमे हुए सामान के अंबारों के वस्ती रास्ते पर सबसे आगे एक बंद वैन और आखिर में हमारी 2 गाड़ियां मौजूद थी। इनके दरमियान छोटे ट्रक के साइज की ऊंची सफेद एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। एम्बुलेंस वाकई काफी बड़ी थी। इसमें एक छोटा मोटा मुसल्ला दस्ता आसानी से पनाह ले सकता था। गोदाम में मौजूद नाकाफी रोशनी में भी ब्लैक डैड के आदमियों की भीड़ नजर आ रही थी। कुल नफरी की तादाद शायद 20 से मुतजाविज थी, लेकिन इनमें अफरा तफरी का शायबा तक नहीं था। ब्लैक डैड के ड्राइवर ने जार शेल्स को अपने कंधे पर लाद कर एम्बुलेंस की अकबी कैबिन के फर्श पर डाल दिया। वहां मौजूद 2 अफराद ने उसे घसीट कर स्ट्रेचर पर रह डाला। हाथ पैर स्ट्रेचर पर मुहैया किए हुए इन चर्मी तस्मों से बांध दिए गए जो ज़हनी मरीजों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेहोश जार्ज को स्ट्रेचर पर तैयार करने के बाद पूरा स्ट्रेचर सफेद चादर में लपेट दिया गया। सिर्फ जार्ज का चेहरा चादर से बाहर नजर आ रहा था। छत में लगी हुई रेलिंग के सहारे स्ट्रेचर के गिर्द भारी पर्दे लटके हुए थे, जिनके पीछे बेंचें, तिब्बी सहूलियात और दीगर चीजें पोशीदा थी। स्ट्रेचर से निमटने के बाद मुसल्ला आदमी एक एक करके इन पर्दों के पीछे गायब होने लगे। जब 10वां आदमी भी अंदर पहुंच गया तो ब्लैक डैड ने बाहर खड़े खड़े इन्हें आखिरी ब्रीफिंग दी। मेरे आउट कहने से पहले कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और सिग्नल मिलने के बाद लम्हा भर अंदर नहीं रुकेगा। जो शख्स हुक्म की तामील न करे उसे बेदुरेग शूट करना है। जार्ज को मुनासिब मुद्दत तक बेहोश रखने के लिए मेरी दानिश में मजीद गैस स्प्रे की जरूरत थी, मगर मैं इस वक्त अपनी जुबान खोलकर ब्लैक डैड की कायदाना पोजीशन को मशकूक नहीं बनाना चाहता था। अपनी इन जरूरियात का उसे पहले से इदराक होना चाहिए था। हो सकता था कि वो इस गैस स्प्रे के असरात के बारे में पूरी तरह मालूमात हासिल करने के बाद मुतमईन हो चुका हो। 10 आदमियों के एम्बुलेंस में समाने के बाद भीड़ छट गई। अकबी दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ लोग पीछे खड़ी हुई गाड़ियों की तरफ बढ़े। ब्लैक डैड एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर चढ़ गया। मैंने अपना और वीरा का कोट उतार कर ड्राइवर के हवाले किया और हम दोनों भी एम्बुलेंस के ड्राइविंग कैबिन में बैठ गए। पायदान में 2 हल्की खुदकार राइफलें पूरे मैगजीन समेत मौजूद थीं। ब्लैक डैड शायद पहले ही पूरी तरह इस एम्बुलेंस का मुशाहिदा कर चुका था। उसने किसी दिक्कत के बगैर इंजन स्टार्ट किया और दरवाजों पर लगे हुए बड़े बड़े अकब नुमा आइनों की मदद से एम्बुलेंस को रिवर्स करके गोदाम से बाहर निकालने लगा। पीछे वाली 2 गाड़ियां पहले ही बाहर जा चुकी थी। एम्बुलेंस बाहर निकालने के बाद ब्लैक डैड सायरन या छत पर लगी हुई तेज गर्दिशी रोशनी आन के बगैर फौरन वहां से रवाना हो गया। काम बांटे जा चुके थे। हर शख्स का किरदार मुतय्यन था। मजीद बातों में वक्त बर्बाद करना बेसूद था। मैंने झुककर पायदान से दोनों राइफलें उठा ली। दौरान सफर कई मरतबा ट्रैफिक की रुकावटों का सामना भी हुआ, लेकिन अगली गाड़ियां महज एम्बुलेंस को पहचान कर खुद ही हमें रास्ता देती रहीं और सफर जारी रहा। ब्लैक डैड के लिए ट्रांसमीटर पर पैगामात आने लगे थे। कुमक फराम करने वाली नफरी एम्बुलेंस से कुछ पीछे थी। खाली वैन रवाना हो चुकी थी। 7 नंबर ने जार शेल्स की क्रेसलर का बानेट खोलकर गाड़ी मुकफ्फिल कर दी थी और चाबी के अलावा डेविड स्टार के 2 नमूने भी अपने साथ ले गया था। इसका ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर पीछे पीछे आ रहा था। सब कुछ इसी तरह हो रहा था जिस तरह तय किया गया था, मगर ब्लैक डैड के बुशरे से तनाव और फिक्रमंदी की अलामात जाहिर हो रही थी। खिलाफ आदत वो जरूरत से ज्यादा खामोश था। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। मैंने उसे छेड़ा। क्या कहीं कोई चूक हो गई है? नहीं, आज सारे रास्ते कुछ लंबे हो गए हैं।
इंतजार से मेरे आसाब कशीदा होने लगते हैं। जो होना है झटपट होना चाहिए। पता नहीं बेंजामिन का घर कितनी देर में आएगा। तुमने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन इस घर के मुहासरे के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसका मकान बहुत अच्छी जगह वाक़ है। इसकी पुश्त पर एक पार्क है जो मेरे आदमियों के लिए बेहतरीन कमीन गाह साबित होगा। अब से काफ़ी देर पहले 7 आदमी वहां पहुंच चुके हैं। वो अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। एक सिस्टम पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से शदीद गलत फहमियाँ भी हो सकती थी। आज के ऑपरेशन के बारे में तुम्हारा दिल क्या कहता है? वीरा ने उससे पूछा। उसने फौरन जवाब नहीं दिया। कदर तवक्कुफ के बाद बोला, बज़ाहिर कामयाबी यकीनी है, लेकिन दुश्मन को दफन करने से पहले फतेह पर एतबार नहीं करना चाहिए। शी को ये लोग अपनी साजिशों से तबाह कर चुके हैं। आज इनके बेहतरीन दिमाग जहां वासिल हो गए तो डेविड स्टार्स का शिराजा बिखर जाएगा और न्यूयॉर्क में तुम्हारा तूती बोलने लगेगा। मैंने उसकी दरीना आरजू का जिक्र किया। यह ऑपरेशन मेरा जरूर कहा जा सकता है, लेकिन मंसूबा तुम्हारा है। आज कामयाबी हासिल हो गई तो मैं तुम दोनों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। फिर हम तीनों ही खामोश हो गए। एम्बुलेंस न्यूयॉर्क की सड़कों पर रवां थी। बस अगले मोड़ पर दूसरा मकान बेंजामिन का है। कुछ देर बाद ब्लैक डैड ने बताया। मैं अपनी नशिस्त में संभल कर बैठ गया। राइफल मेरे हाथों में तैयार थी। बेंजामिन के मकान के सिरे पर भी एक सड़क थी और इसका दाखिली फाटक वहीं वाक़ था। ब्लैक डैड ने होंठ भींचकर एम्बुलेंस का स्टीयरिंग काटा और रफ्तार कम करते हुए इसे फाटक पर रोक दिया। हेडलैम्प्स की रोशनी पड़ते ही मजबूत चौबी फाटक के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। फाटक का जैली दरवाजा खुला और एक तनोमंद मुहाफिज हाथ में राइफल लिए बाहर आ गया। उसने चुंदियाई हुई तहायुर ज़दा नजरों से एम्बुलेंस को देखा और कुछ न समझने वाले अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा रहा। इसी दौरान मैं अंदर से उसका एक और मुसल्ला साथी उससे आ मिला। गेट खोलो, ब्लैक डैड ने झिलाई हुई आवाज में हाँक लगाई। दोनों मुहाफिजों ने एक दूसरे से मशवरा किया और फिर वो बढ़कर ब्लैक डैड के करीब आ गए। तुम किसके लिए आए हो? यहाँ एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, बाद में आने वाले ने इज्तबा अमेज लहजे में कहा। मैं मरीज लाया हूँ, जॉर्ज शेल्स स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, ब्लैक डैड ने झल्ला कर कहा। जॉर्ज शेल्स? दोनों के मुंह से बैक वक्त तहायुर ज़दा आवाजें निकली। क्या हुआ उसे? ब्लैक डैड मुश्तिल होकर नीचे उतरा। मैंने भी खाली हाथ उसका साथ दिया। पीछे जाकर उसने बुलेट हटाकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोल दिया। एक दौरे में बेहोश होने से पहले इसने कहा था कि इसे यहाँ पहुंचा दिया जाए। इसकी रिपोर्टें भी मौजूद हैं। दरवाजा खोलो और अपने मरीज की वसूली के रसीद पर दस्तखत करके हमें फारिग करो। इन दोनों ने झुककर जॉर्ज शेल्स को देखा। नतनों पर हाथ लगाकर सांस की आमदोरफ्त का अंदाजा लगाया। इसके दिल की धड़कन देखी, फिर बौखलाकर तकरीबन दौड़ते हुए अंदर लौट गए। एम्बुलेंस का अकबी दरवाजा बंद था। हम दोनों दोबारा अपनी जगह पर आ गए। इस बार दानिस्ता बुलेट नहीं लगाया गया था। जॉर्ज शेल्स की बेहोशी की खबर ने अंदर खलबली मचा दी थी। वो लोग इसकी आमद के मुंतजिर थे, मगर इस हालत में नहीं। फौरन नीचे तीरों से बना हुआ चौबे फाटक खोल दिया गया। फाटक से एक पुख्ता रविश काफी फासले पर वाक़े इमारत तक चली गई थी। ब्लैक डैड ने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर वहां के मुहावजों के हथियार शानों पर लौट चुके थे। वो सब फिक्रमंद और परेशान नजर आ रहे थे। ब्लैक डैड ने इमारत का रुख करने के बजाय एम्बुलेंस गेट के अंदर लाकर रोक दी। उसने लम्हा भर के लिए अकबनुमा आईने में पीछे का मंजर देखा। सब मुहाफिज एम्बुलेंस के पीछे जमा हो चुके थे। आउट। दोनों कैबिनों के दरमियान मौजूद जालीदार खला की तरफ मुंह करके ब्लैक डैड दबी दबी आवाज में गुर्राया और हम तीनों अपनी अपनी राइफलें लेकर नीचे उतर पड़े। हरकत मत करना, ब्लैक डैड एक हवाई फायर करके गुर्राया। जो हिला मारा जाएगा। उसकी हदायत पर अमल नहीं हो सका। अकीबी दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस में छुपे हुए मुसल्ला अफराद गौल की सूरत में बेंजामिन के मुहाफिजों पर वहशियाना अंदाज में टूट पड़े थे। फायरिंग करने के बजाय वो अपनी राइफलों से दुश्मनों को मार रहे थे। मेरी निगाह एक मुहाफिज पर पड़ी जो एक गमले की ओर से किसी का निशाना ले रहा था। मैंने शस्त्र लेकर पहला मोहलक फायर किया और वो एक भयानक चीख मारकर पीछे उलट गया। तो मरने वाले की आखिरी दिलदोज चीख थी। उसके साथ इमारत की तरफ से वहशियाना निस्वानी चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। रूंगटे खड़े कर देने वाली इन आवाजों से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ लोग जबरदस्ती इस औरत को ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हमें जॉर्ज और बेंजामिन की गुफ्तगू से इस इमारत में एक पागल औरत की मौजूदगी का इल्म न हो चुका होता तो चीखें हमें बुरी तरह गुमराह कर देती। इस मकान के सारे मुहाफिज गालिबन इसी दाखिल रास्ते पर मरकूज थे, क्योंकि वहां होने वाली गड़बड़ के नतीजे में दूसरे हिस्सों से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ था। वो सब बिल्कुल बेखबरी में मारे गए थे, इसलिए वहां आछी असले के इस्तेमाल की नौबत नहीं आ सकी। वो सब खूनखार दरिंदों की तरह दस्त बदस्त एक दूसरे से लड़ रहे थे। मेरे और ब्लैक डैड के 2 फायरों के सिवा वहां तीसरा फायर नहीं हुआ था।